बीरबल और नकली ज्योतिषी पंडित का रहस्य। लेकिन उस दिन दरबार में एक नया मेहमान आया, एक भव्य वेशभूषा में सजा संवरा ज्योतिषी पंडित। उसके लंबे सफेद दाढ़ी, चमकते हुए नेत्र और उसके हाथ में पकड़ी चमकदार माला उसे किसी महाज्ञानी जैसा दिखा रही थी। महाराज, मैं महाज्ञानी पंडित दिव्यबोध हूं, उसने ऊंचे स्वर में घोषणा की। मुझे सितारों का हर रहस्य ज्ञात है। मैं अतीत देख सकता हूं, भविष्य पढ़ सकता हूं और किसी की भी किस्मत बदल सकता हूं। दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग उसकी बातों से प्रभावित थे, तो कुछ उसकी चमकती पोशाक और महंगे गहनों को देखकर ही समझ गए थे कि मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन बादशाह अकबर, जो हमेशा हर नई चीज को परखने में रुचि रखते थे, मुस्कुराए और बोले, अच्छा पंडित जी, अगर आप इतने महान हैं तो हमारे भविष्य के बारे में कुछ बताइए। पंडित दिव्यबोध ने अपनी माला घुमाई, आंखें बंद की और एक लंबी सांस लेकर बोले, महाराज, आपका राजपाट सुरक्षित है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा संकट घेर सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कैसा संकट? अकबर ने पूछा। ये तो सितारे ही बताएंगे, पंडित ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन अगर आप एक विशेष यज्ञ करवाएं और मेरे बताए अनुसार अनुष्ठान करें तो आप इस संकट से बच सकते हैं। बीरबल, जो अब तक चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे, मुस्कुराए। उन्हें ये पंडित कुछ संदिग्ध लगा। उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, पंडित जी, क्या आप किसी का भी भविष्य देख सकते हैं? निस्संदेह, पंडित ने गर्व से कहा। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके अपने जीवन में क्या घटने वाला है? पंडित थोड़ी देर चुप रहा, फिर हंसते हुए बोला, महामूर्ख, मैं दूसरों का भविष्य देख सकता हूं, अपना नहीं। बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये भी नहीं बता सकते कि आपके साथ अगले कुछ ही क्षणों में क्या होने वाला है? दरबार में ठहाका गूंज उठा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बीरबल ने एकदम गंभीर होकर पंडित की ओर देखा और बोले, पंडित जी, अगर आपकी शक्तियां इतनी ही सटीक हैं तो बताइए। इस दरबार में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो आपकी सच्चाई जानता है। आप बता सकते हैं कि वो कौन है? पंडित का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। अकबर की भौहें तंग गई। बीरबल, क्या तुम कुछ जानते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां नकली ज्योतिषी होंगे वहां सच्चाई भी होगी। लेकिन महाराज, ये रहस्य अभी नहीं खुलेगा। ये तो हमें अगले दरबार में ही पता चलेगा। पंडित दिव्यबोध का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें डर और संशय से इधर उधर भटकने लगी। दरबार में हर कोई अब उत्सुक था कि वो कौन है जो इस रहस्य को जानता था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अगर तुम्हें कुछ पता है तो हमें अवश्य बताओ। इस दरबार में कोई ठग नहीं चल सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस पंडित के भविष्य जानने के दावे पर मुझे संदेह था, इसलिए मैंने पहले ही इसकी सच्चाई परखने के लिए एक खास इंतजाम किया था। फिर उन्होंने आदेश दिया, सिपाही, उस व्यक्ति को अंदर लाया जाए जो इस पंडित की असलियत जानता है। दरवाजे से एक साधारण सा आदमी अंदर आया। उसकी पोशाक फटी पुरानी थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। ये कौन है? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, महाराज, ये है हरिहरदास, जो इस पंडित दिव्यबोध का असली परिचय जानता है। हरिहरदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये कोई महान ज्योतिषी नहीं, बल्कि मेरे ही गांव का एक ठग है। पहले ये साधारण ताश के खेल से लोगों को मूर्ख बनाता था, फिर ज्योतिष का ढोंग करने लगा। इसने कई गांवों में खुद को महाज्ञानी बताकर लोगों को ठगा है। ये न कोई भविष्य जानता है, न कोई दिव्य शक्ति रखता है। दरबार में हलचल मच गई। पंडित दिव्यबोध हड़बड़ा गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अब उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। अकबर ने कड़कते स्वर में कहा, तो तुम हमें ठगने आए थे? हमारे दरबार में झूठे भविष्यवक्ता की कोई जगह नहीं।
सिपाहियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, असली ज्ञान वही होता है जो तर्क और बुद्धि पर आधारित हो, न कि डर और भ्रम फैलाने वाले लोगों पर। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धि के सामने कोई छल नहीं टिक सकता। दरबार में ठहाके गूंज उठे। पंडित दिव्यबोध को सजा देकर राज्य से निकाल दिया गया और इस तरह एक और ढोंगी का पर्दाफाश हो गया। लेकिन क्या सच में हर ज्योतिषी झूठा होता है? अकबर ने बीरबल को बिना पेंसिल के चित्र बनाने को कहा। फिर क्या हुआ? एक दिन दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक चित्र बनाओ, लेकिन शर्त यह है कि तुम पेंसिल, कोयला, रंग, ब्रश या किसी बादशाह। अकबर को अपने दरबार में अजीब अजीब चुनौतियां देने में बहुत आनंद आता था, खासकर जब बात बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की हो। बीरबल हमेशा अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से हर समस्या का हल निकाल लेते थे, लेकिन इस बार अकबर ने उनके सामने एक अनोखी चुनौती रख दी। किसी औजार के चित्र कैसे बना सकता है? यह तो असंभव था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन मुझे चित्र बनाने के लिए थोड़ी तैयारी करने की अनुमति दें। अकबर हंसते हुए बोले, बिल्कुल, लेकिन याद रखना, तुम्हें न तो कागज मिल सकता है और न ही कोई चित्रकारी का सामान। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर दरबार में एक खाली दीवार की ओर इशारा किया। फिर वे जोर से बोले, जहांपनाह, ये देखिए, मैंने एक शानदार चित्र बना दिया। अकबर और दरबारी हैरान हो गए। उन्होंने दीवार को ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बीरबल, तुम क्या मजाक कर रहे हो? यहां तो कुछ भी नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये एक शानदार चित्र है। इसमें एक खूबसूरत घोड़ा दौड़ रहा है। अकबर ने दीवार की ओर देखा और बोले, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, क्योंकि ये घोड़ा इतना तेज दौड़ रहा है कि आप उसे देख नहीं पा रहे। अकबर ने पहले तो कुछ पल के लिए सोचा, फिर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, तुमने फिर से मुझे चौंका दिया। तुमने सच में बिना पेंसिल और कागज के एक चित्र बना दिया, जिसे सिर्फ समझदार लोग देख सकते हैं। सारे दरबारी भी हंसने लगे और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम सच में महान हो बीरबल। तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक और चुनौती को अनोखे तरीके से हल कर दिया और साबित कर दिया कि बुद्धि से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। अकबर को बीरबल की योजना में दिलचस्पी आने लगी। बीरबल ने आगे कहा, हम इस गधे को शानदार रेशमी कपड़ों से सजाएंगे, इसे सोने के घंटों से मढ़ी माला पहनाएंगे और इसके गले में एक चिट्ठी बांधकर शाही बैंडबाजे के साथ इसे वापस भेजेंगे। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े, बीरबल, तुम तो शत्रु राज्य को ही मजाक बना दोगे। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, हमने गधे को संदेशवाहक नहीं बनाया, बल्कि एक राजा की तरह विदा कर रहे हैं। अब देखना, जब उनका गधा हमारे दरबार से राजा बनकर लौटेगा तो वो राजा क्या करेगा। गधे की शाही विदाई। अगले दिन पूरे नगर में ढोलनगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। गधे को महल की खास पोशाक पहनाई गई, उसकी गर्दन में सोने की घंटियों की माला पहनाई गई और उसके गले में अकबर का पत्र बांध दिया गया। शाही सैनिकों ने उसे बैंडबाजे के साथ शत्रु राज्य की ओर रवाना कर दिया। पूरा शहर ये अनोखा नजारा देखने उमड़ा पड़ा था। राजा का रिएक्शन? अब सवाल यह था, जब शत्रु राजा ये देखेगा कि उसका गधा राजा बनकर लौट रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वो इसे अपमान समझेगा या हंसी में टाल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो बीरबल को इस मजाक का जवाब देगा? गधे की शाही विदाई के चर्चे पूरे नगर में हो रहे थे। ढोलनगाड़ों के साथ जब गधा शत्रु राज्य की सीमा में पहुंचा तो पहरेदार घबरा गए। ये क्या तमाशा है?
हमारा गधा राजा बनकर क्यों लौट रहा है? जैसे ही गधा शाही महल में पहुंचा, दरबारी उसे देख अवाक रह गए। सोने के घंटे, रेशमी पोशाक और बैंड बाजे के साथ गधे को देख हर कोई अचंभित था। राजा खुद दरबार में आया और अपनी आंखों से ये दृश्य देखकर दंग रह गया। अकबर का जवाब पढ़कर राजा की हंसी छूट गई। राजा ने झोले में रखा अकबर का पत्र निकाला और पढ़ने लगा। महाराज, आपका संदेशवाहक बहुत ही बुद्धिमान निकला। हमने उसे सम्मान के साथ रखा और राजा की तरह विदा किया। अब देखना यह है कि क्या आप अपने नवनियुक्त राजा का उचित सम्मान कर सकते हैं। पत्र पढ़ते ही राजा ठहाका मारकर हंस पड़ा। बीरबल सच में अद्भुत है। मैं तो सोच रहा था कि अकबर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने तो गधे को ही राजा बना दिया। सारे दरबारी भी हंसने लगे। राजा ने मान ली बीरबल की बुद्धिमत्ता। राजा को समझ आ गया कि वो बीरबल की चतुराई के आगे नहीं टिक सकता। उसने अकबर को पत्र भेजा। जहांपनाह, हमने आपकी चतुराई देख ली। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं कि बीरबल जैसा कोई दूसरा नहीं। यह हमारी आखिरी चुनौती थी। अब हम बीरबल की बुद्धिमत्ता को नमन करते हैं। अकबर ने बीरबल को किया सम्मानित। जब यह पत्र अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने एक गधे को भी ऐसा बना दिया कि राजा खुद हमारी बुद्धिमत्ता मानने पर मजबूर हो गया। अकबर ने खुश होकर बीरबल को शाही पुरस्कार दिया और कहा, जब तक मेरे दरबार में बीरबल है, मुझे किसी भी चुनौती की चिंता नहीं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। इस तरह बीरबल ने न सिर्फ अकबर के सम्मान को बचाया, बल्कि अपनी चतुराई से पूरी कहानी को ऐसा मोड़ दिया कि शत्रु भी उनकी प्रशंसा करने लगे। बीरबल और 4 ठगों की चाल, जिसने पूरा दरबार हिला दिया। शाही दरबार का माहौल हमेशा की तरह भव्य था, लेकिन आज उसमें एक अजीब सी हलचल थी। राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और सभी दरबारी उनकी ओर उत्सुकता से देख रहे थे। तभी एक हड़बड़ाया हुआ व्यापारी दौड़ता हुआ दरबार में आया। जहांपनाह, मुझ पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने गहरी नजरों से उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? स्पष्ट बताओ। व्यापारी कांपती आवाज में बोला, मुझे 4 लोगों ने मिलकर ठग लिया और मेरी पूरी संपत्ति लूट ली। वे चारों कह रहे हैं कि मैंने अपनी मर्जी से उन्हें धन सौंपा है, लेकिन ये झूठ है। अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। कौन है ये 4 लोग? दरबान 4 ठगों को दरबार में ले आया। वे चारों ठग बड़े ही चालाक और होशियार दिख रहे थे। उनके चेहरे पर डर के बजाय एक अजीब सा आत्मविश्वास था। ठगों की सफाई। पहला ठग आगे बढ़कर बोला, जहांपनाह, ये व्यापारी झूठ बोल रहा है। हमने कोई ठगी नहीं की। ये खुद अपनी मर्जी से हमें धन दे गया था। दूसरा ठग बोला, हां महाराज, इसे भ्रम हुआ है, हम निर्दोष हैं। तीसरा ठग मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, यदि हमें ठगी समझा जाए तो भी हमसे ये पूछा जाना चाहिए कि इस व्यापारी ने इतनी आसानी से हमें अपना धन क्यों सौंप दिया। चौथा ठग शरारती अंदाज में बोला, महाराज, यदि बीरबल इतने चतुर हैं तो वे इस गुत्थी को सुलझाएं और साबित करें कि हम ठग हैं। पूरा दरबार चुप था। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, तो आप चाहते हैं कि मैं साबित करूं कि आप ठग हैं? चारों ठगों ने सिर हिलाया। बीरबल ने राजा से अनुमति मांगी और कहा, जहांपनाह, इन चारों की सच्चाई जानने के लिए मुझे बस एक रात चाहिए। कल सुबह सब सामने आ जाएगा। अकबर ने हामी भर दी, लेकिन चारों ठग अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल भी इस पहेली को हल नहीं कर पाएंगे। बीरबल की योजना। रात के अंधेरे में बीरबल ने नगर के सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को बुलाया। उन्होंने कहा, इन चारों को नजरों से ओझल मत होने देना। जहां भी जाए, जो भी करे, उसकी खबर मुझे सुबह तक चाहिए। गुप्तचर सतर्क हो गए, लेकिन बीरबल असल में क्या करने वाले थे? क्या वे चारों ठगों की चाल समझ पाएंगे? बीरबल की चतुराई, ठगों की सच्चाई आई सामने।
रात भर बीरबल की गुप्तचर टोली सतर्क रही। चारों ठग जहां भी गए, जो भी किया, हर बात की खबर बीरबल तक पहुंचा दी गई। सुबह का दरबार। अगले दिन सुबह दरबार में सभी दरबारी और राजा अकबर उत्सुक थे। चारों ठग आत्मविश्वास से भरे खड़े थे, मानो उन्हें अपनी जीत का पूरा यकीन था। व्यापारी घबराया हुआ था और बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बैठे थे। राजा अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने सच्चाई पता कर ली? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, जहांपनाह। इन चारों ठगों का भेद अब खुल चुका है। चारों ठग एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। बीरबल का खेल। बीरबल ने पहले ठग की ओर इशारा किया और कहा, ये जो महाशय है, इन्हें रात को अमुक गली में एक सुनसान मकान में जाते देखा गया, जहां इन्होंने बड़ी सावधानी से सोने और चांदी के सिक्के छिपाए। पहला ठग चौंक गया, लेकिन फिर जल्दी ही संभल कर बोला, यह तो सरासर झूठ है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, ये बात थोड़ी देर में साबित हो जाएगी। अब दूसरे ठग की बात करें। दूसरे ठग की ओर देखकर उन्होंने कहा, रात को ये आदमी नगर के सबसे बड़े जौहरी से मिला और उसे सोने के कुछ आभूषण बेचने की कोशिश कर रहा था। राजा अकबर की भौहें तंग गई। बीरबल ने तीसरे ठग की ओर इशारा किया और ये महाशय रात भर नगर से बाहर भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि गुप्तचर इनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। अब दरबार में हलचल बढ़ने लगी। अंत में चौथे ठग की ओर इशारा करते हुए बीरबल बोले, और ये महाशय सबसे चालाक निकले। रात को इन्हें देखा गया कि ये कई जगहों पर घूमकर अपने हिस्से की लूट छिपाने की कोशिश कर रहे थे। चारों ठग अब परेशान हो गए। उनकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। बीरबल का आखिरी वार। बीरबल ने ताली बजाई और तभी दरबार में गुप्तचर अंदर आए। उनके हाथ में वही सोने चांदी के सिक्के और आभूषण थे जो ठगों ने छिपाए थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये रहा सबूत। अब ये चारों कोई सफाई नहीं दे सकते। राजा अकबर क्रोधित हो गए। बदमाशों, तुमने हमें मूर्ख समझ रखा था। तुम सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चारों ठग गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। व्यापारी को न्याय मिला। अंत में बीरबल ने व्यापारी को उसका धन लौटाने की व्यवस्था करवाई। व्यापारी खुशी खुशी बीरबल को प्रणाम कर अपने घर चला गया। राजा अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता सच में बेमिसाल है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया और पूरे दरबार में उनकी बुद्धिमत्ता की गूंज गूंजने लगी। बीरबल की नई कहानी, जब गधा बना मंत्री। शाही दरबार में एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के किस्से तो हमने बहुत सुने, लेकिन क्या तुम हमें कोई ऐसी कहानी सुना सकते हो जिससे पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप हंसने के लिए तैयार हैं तो सुनिए एक अनोखी कहानी, जब गधा बना मंत्री। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो केवल चापलूसी करना जानते थे और अपने स्वार्थ के लिए राजा को गलत सलाह देते रहते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना अपने दरबारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने ऐलान किया, जो कोई भी सबसे समझदार बात कहेगा, उसे मैं अपना मुख्य मंत्री बना दूंगा। दरबारियों ने अपनी अपनी अकल लगानी शुरू की। पहला दरबारी बोला, महाराज, सबसे समझदार व्यक्ति वही होता है जो कभी भी अपनी मूर्खता न माने। राजा ने सिर हिलाया, अगर कोई अपनी मूर्खता न माने तो वो कैसे सुधरेगा? दूसरा दरबारी बोला, महाराज, सबसे समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरों को हमेशा मूर्ख साबित करे। राजा ने माथा पकड़ लिया, अगर सब एक दूसरे को मूर्ख साबित करेंगे तो बुद्धिमान कौन रहेगा? तीसरा दरबारी बोला, महाराज, सबसे समझदार व्यक्ति वो होता है जो खुद कुछ न करे लेकिन दूसरों के किए का श्रेय ले। अब तो राजा परेशान हो गया।
उसने गहरी सांस ली और बोला, लगता है मेरे दरबार में असली बुद्धिमान कोई नहीं है। राजा ने गुस्से में कहा, अगर यही समझदारी है तो इससे अच्छा मैं अपने गधे को मंत्री बना दूं। इतना कहते ही राजा ने अपने प्रिय गधे को दरबार में बुलवाया। गधा आया तो राजा ने हुक्म दिया, आज से ये मेरा मुख्य मंत्री होगा। अब सारे दरबारी डर गए। वे सोचने लगे, अगर राजा ने सच में गधे को मंत्री बना दिया तो हम सबकी क्या इज्जत रह जाएगी। बीरबल ने कहानी आगे बढ़ाई। जहां पनाह, फिर क्या हुआ? जब गधे को मंत्री बना दिया गया तो दरबारियों ने उसे खुश करने की कोशिश की। कोई उसके लिए बढ़िया चारा लाया तो कोई उसकी पीठ खुजाने लगा। अकबर हंसी से लोटपोट हो गए और बोले, फिर क्या हुआ बीरबल? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह। फिर राजा ने दरबारियों से कहा, अगर तुम गधे को मंत्री मान सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम खुद उससे भी बड़े मूर्ख हो। और इसके बाद राजा ने सारे मूर्ख दरबारियों को निकाल दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए और बोले, बीरबल, तुम्हारी कहानी ने सच में मजा ला दिया। अब से जब भी कोई मूर्खता करेगा हम उसे यही कहानी सुनाएंगे। जब बीरबल ने चोरी का इल्जाम अकबर पर लगा दिया, बादशाह अकबर इन दिनों बहुत चिंतित थे। महल में लगातार अजीब घटनाएं हो रही थी। कभी राजकोष से सोने के सिक्के गायब हो जाते तो कभी शाही गहनों में से कोई अनमोल हीरा गायब हो जाता। सबसे अजीब बात यह थी कि चोरी केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी हो रही थी, जबकि सैकड़ों पहरेदारों की आंखें हर कोने पर थी। लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बादशाह अकबर को यह चिंता खाई जा रही थी कि आखिर कौन इतनी होशियारी से चोरी कर रहा है। उन्होंने पूरे दरबार के सामने गुस्से में ऐलान किया, अगर अगले 3 दिनों में ये चोर नहीं पकड़ा गया तो सब पहरेदारों को कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बादशाह की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस चोरी के पीछे आपका ही हाथ है। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अकबर पर ऐसा भयानक इल्जाम लगाए, और वो भी मजाक में नहीं बल्कि पूरी गंभीरता से। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गरज कर कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस चोरी का भेद खुल सकता है, लेकिन अगर मैं सबके सामने बता दूं तो चोर सतर्क हो जाएगा। अगर आप सच में चोर नहीं तो मुझे 1 रात का समय दीजिए और मैं इस रहस्य से पर्दा उठा दूंगा। बादशाह अकबर, जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, झट से राजी हो गए। पूरी सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या बीरबल सच में चोरी का राज जानता है? और अगर जानता है तो उसने अकबर पर इल्जाम क्यों लगाया? रात गहराने लगी। पूरा महल पहरेदारों से घिरा था, लेकिन बीरबल एक अजीबोगरीब तरकीब पर काम कर रहे थे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो दरबार में हलचल मच गई। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, चोरी का राज खुल चुका है और चोर खुद ही अपना जुर्म कबूल कर चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चोर वही है जिसे हम सोच रहे थे? तो क्या बीरबल की चालाकी से चोर पकड़ा गया, या फिर मामला और उलझ गया जब चोर खुद अपने जाल में फंस गया? सुबह का पहला पहर था। महल के प्रांगण में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी थी। बीरबल ने पिछली रात चोरी के रहस्य से पर्दा उठाने का दावा किया था और अब पूरा दरबार सांस रोके इंतजार कर रहा था। बीरबल ने सभा में प्रवेश किया और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, जैसा मैंने कहा था, चोर खुद ही अपना गुनाह कबूल कर चुका है, और मजे की बात तो यह है कि वो अब भी यही सोच रहा है कि उसकी चोरी पकड़ी नहीं गई। ये सुनते ही महल में कानाफूसी शुरू हो गई। बादशाह ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तो बताओ वो कौन है? बीरबल ने आगे बढ़कर दरबार के एक कोने में खड़े एक सेवक की ओर इशारा किया। जहां पनाह, यही है वो चोर। वो सेवक घबरा गया,
लेकिन जल्दी ही हिम्मत जुटाकर बोला, हुजूर, मैं बेगुनाह हूं। ये सरासर झूठ है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कल रात मैंने महल में एक छोटी सी चाल चली थी। मैंने राजकोष में सोने के सिक्कों को हल्का सा तेल लगा दिया था। जो भी चोर होगा उसके हाथों पर वो तेल जरूर लगेगा। और अब बीरबल ने सेवक के हाथ पकड़कर दरबार में दिखाए। वहां हल्की सी चिकनाहट चमक रही थी। पूरा दरबार अवाक रह गया। सेवक घबराकर जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने अकेले नहीं किया। इसके पीछे कोई और भी है। बादशाह अकबर ने गुस्से से कहा, कौन है वो? सच सच बताओ। लेकिन तभी महल के बाहर जोरदार शोर मच गया। पहरेदार भागते हुए अंदर आए और बोले, हुजूर, महल के बाहर कोई छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था। जब बीरबल ने असली गुनहगार को बेनकाब किया, महल में सन्नाटा छा गया था। चोरी का मास्टरमाइंड, राजकोष का संरक्षक पकड़ा जा चुका था। लेकिन बादशाह अकबर की आंखों में अभी भी संदेह था। बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह साजिश किसी बड़े दिमाग की उपज है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये व्यक्ति केवल एक मोहरा था। असली गुनहगार अभी भी हमारे सामने नहीं आया है। बीरबल ने संदिग्ध अधिकारी की ओर देखा और बोले, अगर तुमने हमें असली गुनहगार का नाम नहीं बताया तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वो आदमी घबराने लगा। उसने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, हुजूर, मैं अकेला नहीं था। इस साजिश में कोई और भी शामिल था, जो मुझसे भी बड़ा है। अकबर की आंखें सख्त हो गई। कौन है वो? वो आदमी कांपते हुए बोला, हुजूर, वो। तभी महल के बाहर हलचल मची और कुछ पहरेदार भागते हुए अंदर आए। उन्होंने जमीन पर गिरा एक पत्र अकबर के सामने रख दिया। बीरबल ने पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उनकी नजरें आगे बढ़ती गई, उनकी मुस्कान गहरी होती गई। उन्होंने पत्र अकबर को दिया और बोले, जहांपनाह, असली गुनहगार तो खुद ही अपना खेल खत्म करके भाग चुका है। अकबर ने पत्र पढ़ा और गुस्से से भड़क उठे। ये तो हमारा ही एक खास सलाहकार था। बीरबल ने सिर हिलाया। जी हां, वो असली मास्टरमाइंड था। लेकिन जब उसने देखा कि उसका साथी पकड़ा गया है और पूरा महल सतर्क हो गया है, तो उसने चुपचाप भाग जाने में ही भलाई समझी। अकबर ने गहरी सांस ली और पहरेदारों को आदेश दिया, हर ओर उसके लिए तलाशी लो। उसे किसी भी हालत में बचकर जाने मत दो। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब उसकी जरूरत नहीं। वो अब वापस नहीं आएगा। उसे पता है कि अगर वो लौटा तो उसकी चालाकी इस बार उसे बचा नहीं पाएगी। अकबर ने राहत की सांस ली और पूरी सभा में बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा होने लगी। बीरबल, तुम्हारी चालाकी ने महल को एक बड़ी साजिश से बचा लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। जहांपनाह, सच्चाई चाहे कितनी भी छुपाई जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। और इस तरह बीरबल ने न केवल एक चोरी का पर्दाफाश किया, बल्कि महल को एक बड़े खतरे से भी बचा लिया। राजमहल की अनोखी अदालत और बीरबल का फैसला। शाही दरबार में उस दिन एक अजीब हलचल थी। महल के बाहर जनता इकट्ठा हो चुकी थी। सभी कानाफूसी कर रहे थे। मामला इतना गंभीर था कि स्वयं बादशाह अकबर ने विशेष अदालत बिठाने का आदेश दिया था। दरबार के बीचों बीच एक अनोखा न्यायासन बनाया गया था, जिसे देखने के लिए सभी उत्सुक थे। सैनिकों ने एक व्यापारी और एक राजमहल के खजांची को दरबार में पेश किया। व्यापारी का नाम सेठ गोपाल दास था, जो नगर का प्रसिद्ध व्यापारी था। दूसरी ओर खजांची रघुनाथ था, जो वर्षों से राजमहल की वित्त व्यवस्था संभालता था। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, मामला क्या है? सेठ गोपालदास हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैंने राजमहल के खजाने को सोने के सिक्के उधार दिए थे, जो समय पर लौटाए जाने थे। लेकिन अब जब मैं अपना धन मांग रहा हूं,
तो खजांची कह रहा है कि उसने मुझे चुका दिया। अकबर ने रघुनाथ की ओर देखा। क्या ये सच है? रघुनाथ आत्मविश्वास से बोला, महाराज, मैंने समय पर पूरा भुगतान कर दिया था। सेठ गोपाल दास झूठ बोल रहे हैं। अब पूरा दरबार हैरान था। दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से कौन झूठ बोल रहा था? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच और झूठ के बीच बस एक महीन रेखा होती है, जिसे अगर ध्यान से देखा जाए तो असलियत सामने आ जाती है। फिर उन्होंने आदेश दिया, दोनों को अलग अलग कागज पर अपनी पूरी कहानी लिखने को कहो। दरबारियों को यह समझ नहीं आया कि बीरबल ऐसा क्यों करवा रहे थे, लेकिन वे आदेश का पालन करने लगे। सेठ गोपालदास और रघुनाथ ने अपनी अपनी बात लिखकर बीरबल को दे दी। सत्य की पहचान। बीरबल ने दोनों कागज ध्यान से देखे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इस मामले में सबसे जरूरी गवाह वो सोना है जो वापस दिया गया या नहीं। फिर उन्होंने अचानक एक अजीबोगरीब घोषणा कर दी, खजाने की दीवारों को खोला जाए और देखा जाए कि क्या उनमें कोई छुपा हुआ सोना मिलता है। सैनिकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और महल के खजाने की दीवारें तोड़ी गई। रहस्य खुला। जैसे ही दीवारें खोली गई, सभी की आंखें फटी रह गई। अंदर से वही सोने के सिक्के निकले जो सेठ गोपाल दास को लौटाए जाने थे। अब तो खजांची रघुनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल बोले, महाराज, ये आदमी सच में चालाक था। इसने सेठ को सोना लौटाने की बजाय खजाने की दीवारों के भीतर छुपा दिया, ताकि मौका आने पर फिर से उसे निकाल सके। अकबर गुस्से से बोले, रघुनाथ, तुमने राजमहल के साथ धोखा किया। रघुनाथ घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने लालच में आकर ये अपराध किया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। बीरबल और आधे बाजार की अनोखी सजा। शाही बाजार में उस दिन हलचल मची हुई थी। दुकानदारों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। ग्राहक भी फुसफुसा रहे थे और सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे। अचानक खबर फैली, आज आधे बाजार को बंद करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन यह हुक्म क्यों दिया गया? किसने दिया? और सबसे बड़ी बात, आखिर बाजार के आधे हिस्से को ही क्यों बंद किया गया? दरबार में अकबर का चेहरा तमतमा रहा था। सिंहासन के ठीक सामने खड़ा था साहूकार गोवर्धन दास, जो हमेशा की तरह सफेद मुलायम पोशाक और सोने की जरीदार पगड़ी पहने था। लेकिन आज उसकी आंखों में घबराहट थी। अकबर गरजे, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि इस आदमी ने क्या किया? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, मुझे पूरी बात विस्तार से बताने की कृपा करें। साहूकार कांपते हुए बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। अकबर बोले, इसकी दुकान पर कुछ दिन पहले एक गरीब किसान अपना गहना गिरवी रखने आया था, लेकिन जब वो पैसे लेने दोबारा लौटा तो इसने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया और अब ये कह रहा है कि मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा ही नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मामले का हल निकाल सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अकबर बोले, क्या शर्त? बीरबल बोले, आज से आधे बाजार को बंद कर दिया जाए और जब तक सच सामने न आए कोई भी इस आधे बाजार में व्यापार नहीं करेगा। यह सुनते ही साहूकार गोवर्धन दास की हालत खराब हो गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन महाराज, ऐसा क्यों? बीरबल ने गंभीरता से कहा, क्योंकि अगर बाजार का आधा हिस्सा ईमानदारी से नहीं चलेगा तो पूरे बाजार को व्यापार करने का हक कैसे मिल सकता है? अब पूरा दरबार चुप था। बाजार के सभी व्यापारी सकते में थे। साहूकार के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। कुछ देर बाद जब बाजार के आधे हिस्से को बंद करने का आदेश जारी हो गया, तभी अचानक साहूकार घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने लालच में आकर झूठ बोला था। वो गरीब किसान सच कह रहा था। अकबर ने गुस्से से कहा,
तब तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और घबराए स्वर में बोला, महाराज, बाजार में एक और बड़ी बीरबल और आधे बाजार की अनोखी सजा, अगला कदम। सैनिक ने हांफते हुए कहा, महाराज, बाजार में एक और बड़ी गड़बड़ी हो गई है। कुछ व्यापारी चोरी और धोखाधड़ी कर रहे हैं, लेकिन वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि असली दोषी कौन है। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम्हें इस मामले को भी सुलझाना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जिस तरह आधे बाजार को बंद करने से साहूकार की सच्चाई सामने आई, वैसे ही इन व्यापारियों की सच्चाई जानने के लिए हमें एक और अनोखा कदम उठाना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और वो क्या होगा? बीरबल ने धीरे से कहा, हमें आज रात एक अजीब सा फरमान जारी करना होगा। पूरे शहर में ये घोषणा करवाई जाए कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले जो भी व्यक्ति निर्दोष होगा, वो शाही दरबार के पास के तालाब में जाकर अपने हाथ धो ले, और जो दोषी होगा वो वहां जाने से कतराएगा। अब पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। आखिर बीरबल की ये चाल क्या रंग लाएगी? क्या इस अनोखी सजा से असली दोषी पकड़ा जाएगा? आगे क्या होगा? क्या बीरबल की योजना काम करेगी? बीरबल और आधे बाजार की अनोखी सजा, अगला कदम। बीरबल की इस अनोखी चाल की खबर पूरे शहर में फैल गई। हर कोई सोच रहा था, क्या सच में दोषी व्यक्ति तालाब जाने से बचेगा? रात भर शहर में चर्चा होती रही। कुछ व्यापारी घबराए हुए थे, कुछ शांत थे, और कुछ इस बारे में सोच रहे थे कि आखिर ये चाल कैसे काम करेगी। सुबह का नजारा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही शाही तालाब के पास लोगों की भीड़ लग गई। सभी व्यापारी, दुकानदार और बाजार के बड़े व्यापारी वहां पहुंचे, लेकिन कुछ लोग अभी भी आने से कतरा रहे थे। बीरबल चुपचाप अकबर के साथ खड़े ये सब देख रहे थे। राज खुलने लगा। जब बीरबल ने देखा कि कुछ व्यापारी तालाब के पास आने से बच रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, महाराज, असली दोषी हमारे सामने है। अकबर ने पूछा, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो? बीरबल बोले, महाराज, जो निर्दोष था वो बिना किसी डर के हाथ धोने आ गया, लेकिन जो दोषी था वो डर के मारे यहां आने से भी घबरा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई चाल है जिससे वह पकड़ा जा सकता है। अब अकबर समझ गए कि बीरबल ने ये चाल क्यों चली थी। दोषियों की सच्चाई सामने आई। सैनिकों को तुरंत उन व्यापारियों को पकड़ने का आदेश दिया गया जो तालाब तक नहीं पहुंचे थे। जब उन पर सख्ती की गई तो उनमें से एक व्यापारी डर के मारे रो पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, हमने ही बाजार में चोरी और धोखाधड़ी की थी। अब पूरा दरबार चौंक गया। अकबर गुस्से से बोले, तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल का नकलची बंदर। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होते रहते थे, लेकिन कभी कभी वे उसकी चतुराई पर शक भी करते। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि हर इंसान के भीतर सोचने समझने की शक्ति होती है, लेकिन क्या सभी लोग अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कुछ लोग सोचते हैं और कुछ सिर्फ दूसरों की नकल करते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मुझे ये साबित करके दिखाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल अपनी योजना बनाने निकल पड़े। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल शहर के बाजार गए और वहां से एक चतुर और नकलची बंदर खरीदा। ये बंदर लोगों की हरकतों को ध्यान से देखता और उनकी नकल करता था। बीरबल ने बंदर को कुछ खास चीजें सिखाई, जैसे टोपी पहनना, किताब खोलकर पढ़ने की नकल करना, हाथ जोड़कर प्रणाम करना और बादशाह की तरह बैठकर हुक्म देने का अभिनय करना। जब बंदर इन हरकतों में निपुण हो गया, तब बीरबल उसे राजमहल ले गए। दरबार में नकलची बंदर।
दरबार में सभी दरबारी और खुद बादशाह भी उत्सुक थे कि बीरबल अब क्या कर दिखाएंगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक खास मेहमान लाया हूं जो आपकी तरह बुद्धिमान है। बीरबल ने बंदर को दरबार के बीचों बीच रखा और उसे अपनी हरकतें दिखाने का इशारा किया। बंदर ने तुरंत टोपी पहनी, किताब खोली और गंभीर मुद्रा में पढ़ने लगा। फिर उसने अकबर की तरह हाथ उठाकर आदेश देने का नाटक किया। दरबारी ये देखकर हंस पड़े और अकबर भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, ये तो बहुत मजेदार है, लेकिन इसका मेरी बात से क्या संबंध? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये बंदर दिखने में बहुत बुद्धिमान लगता है, क्योंकि ये आपके जैसे कपड़े पहन सकता है, आपकी तरह बैठ सकता है, आपकी हरकतें दोहरा सकता है, लेकिन क्या ये वास्तव में समझदार है? अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये तो बस नकल कर रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, इसी तरह दुनिया में भी कई लोग होते हैं जो खुद नहीं सोचते, वे सिर्फ दूसरों की नकल करते हैं, बिना ये समझे कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों के भरोसे जीते हैं और कभी अपनी असली बुद्धि का उपयोग नहीं करते। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे एक बड़ा सबक सिखा दिया। अब मैं समझ गया कि असली बुद्धिमान वही होता है जो खुद सोचता है, न कि सिर्फ दूसरों की नकल करता है। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल दिखावा करना या दूसरों की नकल करना असली बुद्धिमानी नहीं होती। हमें अपनी सोच विकसित करनी चाहिए और खुद निर्णय लेने की क्षमता रखनी चाहिए, वरना हम भी उस नकलची बंदर की तरह बन जाएंगे।